Welcome to Biology on Earth. As you know, the exam dates for CSIR UGC NET exam is released, which is on 26th, 27th and 28th of December. तो आज हम डिस्कस करेंगे how to attempt CSIR UGC NET examination and the important points which you keep in your mind while attempting CSIR UGC NET examination. जो CSIR UGC NET exam है इसको 5 different subjects में conduct किया जाता है, which include the life sciences, physical sciences, chemical sciences, mathematical sciences and earth sciences. और अगर हम यहाँ पे लाइफ साइंसेस, केमिकल साइंसेस एंड अर्थ साइंसेस की बात करें तो यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है ये सेम होता है, विच इंक्लूड टोटल 3 पार्ट्स। जितने भी एग्जाम है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। नाउ जो फर्स्ट पार्ट है इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 15 क्वेश्चंस। और जो पार्ट बी है इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से कि आपको ओनली 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है इसमें 75 टोटल क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 25 क्वेश्चंस। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से जो एग्जाम है इसको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले जो सी पार्ट है हम इसकी बात करेंगे। तो जो सी पार्ट है ये सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग पार्ट होता है, मींस इसमें हर एक जो क्वेश्चन है इसके 4 मार्क्स होते हैं। नाउ सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पार्ट सी की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें 4 डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। और जब भी वो एग्जामिनेशन सेट करते हैं तो इन ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से जो एक आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, मींस जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जो दूसरा ऑप्शन है ये पूरे तरीके से रॉन्ग होगा। अब इन्होंने क्या किया होता है कि यहाँ पे जो एक ऑप्शन है ये यहाँ पे पार्शियली करेक्ट होती है, या फिर 2 ऑप्शंस भी पार्शियली करेक्ट हो सकती हैं। ये जो पार्शियली करेक्ट ऑप्शन है ये यहाँ पे 25% तक भी करेक्ट हो सकती है और ये 75% जो है करेक्ट हो सकती है, लेकिन ये कभी भी 100% करेक्ट नहीं होगी। तो अब क्या होता है कि जो करेक्ट ऑप्शन है और जो पार्शियली करेक्ट ऑप्शन है इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको अगर तो पता है कि ये ऑप्शन 100% करेक्ट है तो आपको वही आंसर मार्क करना है। यहाँ पे जो पार्शियली करेक्ट इंफॉर्मेशन है या फिर आपको नहीं पता, उतनी इंफॉर्मेशन जितनी आपको पता होगा उतनी उसने भी बताई होगी, और एंड में इस तरीके से क्लू छोड़ा होगा कि आपको ऐसे लगेगा कि ये हो भी सकता है ये नहीं भी हो सकता। तो इसमें आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना। जो करेक्ट ऑप्शन है अगर आपको पता है तो यू हैव टू आंसर दैट ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना। जितने भी पार्ट सी के क्वेश्चंस हैं ये इसी तरीके से सेट किए होते हैं, तो ताकि आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे दूसरा क्या है कि जो ऑप्शन है ये बहुत ज्यादा है, 75 टोटल क्वेश्चंस हैं और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 25। अब यहाँ पे मींस एक क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इनमें से 2 क्वेश्चंस, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि आपको नहीं आते होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। लेकिन जब ये एग्जाम सेट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है, उसका आंसर आपको पता है, उसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और इवन एट्थ, मींस काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं ये लगातार ऐसे आ जाते हैं जिनका कि आपको नहीं पता, ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो अब आपने यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। ये एग्जाम टैक्टिक्स होती हैं, इन्होंने इसी हिसाब से जो पेपर है इसको सेट किया होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो बैक टू बैक आ जाएंगे जो कि आपको नहीं आते होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो यू हैव टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा है, टोटल जो 50 क्वेश्चंस हैं ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको अटेम्प्ट नहीं करने। तो इस तरीके से यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना। तो जितना भी पेपर है अगर आपने पूरे तरीके से सिलेबस को कवर किया है तो आप आराम से यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन है ये निकाल लोगे, या 25 में से 20 भी निकाल लोगे। अब यहाँ पे आपको ये नहीं है कि 25 है तो 25 क्वेश्चन ही करने हैं, 20 क्वेश्चन भी आप कर लोगे फिर भी आपका पेपर हो जाएगा क्रैक। नाउ अगर हम यहाँ पे पार्ट बी की बात करें तो जो पार्ट बी है इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, चाहे तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता है या नहीं पता, ज्यादा कंफ्यूजन इसमें नहीं होती। और अगर हम पार्ट ए की बात करें तो यहाँ पे जो पार्ट ए है इसमें रीजनिंग, मैथ्स और इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर तो आपका रीजनिंग मैथ्स स्ट्रांग है तो ये जो आपका पोर्शन फर्स्ट है ये आपकी रैंकिंग लेके आएगा, मींस आपका रैंक कितना ऊपर आता है वो इस पार्ट पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट मैटर पढ़ा है तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड है, तो इनमें से आप ऑलमोस्ट जो है एवरेज क्वेश्चंस कर पाओगे। नाउ यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज करने हैं। ऐसा नहीं सोचना कि इनमें से भी कोई आंसर आपको, सॉरी, कोई क्वेश्चन आपको आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहां पे जो एग्जामिनेशन एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत तरीकों से वो एक ही क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए यूज करना है। जब आपने एक टॉपिक जैसे एक यूनिट हो गया तो आपने पूरे तरीके से वो स्टडी कर लिया, उसके बाद आप उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, ये देखने के लिए कि आपको कितना जो है ये टॉपिक की नॉलेज हो चुकी है। नाउ अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे जो पेपर है इसमें 25% नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। नाउ अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव मार्किंग है ये इसी क्वेश्चन की वजह से आती है, जो कि पार्शियली करेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन के बीच में आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो अगर तो आपको आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं मोस्टली सी पार्ट में, तो जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है आपने वो अटेम्प्ट नहीं करना, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो नेगेटिव मार्किंग है आपकी नहीं होगी अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। दूसरी बात, जब आप पूरी तरीके से पेपर को कवर कर लेते हो तो उसके बाद आप देखते हो कि इसमें से 15 क्वेश्चंस करने थे, इसमें से 35 और इसमें से 25, लेकिन मैंने तो बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, जो क्वेश्चंस जिसके बीच में आपको कंफ्यूजन है आप वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो मोस्ट कॉमनली वो क्वेश्चंस जो कि आप एंड में अटेम्प्ट कर रहे हो, जो कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, वो आपको नेगेटिव मार्किंग में लेके जाएंगे। अगर यहाँ पे आप जो 15 में से 10 भी कर रहे हो दैट विल बी ओके, या अगर यहाँ पे जो 30 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस भी हो रहे हैं तो ये बिल्कुल फाइन है। यहाँ पे भी अगर आपके जो 25 है इसमें से आपने 20 या इवन 18 क्वेश्चंस भी कर लिए तो इसको अटेम्प्ट मत करो बाद में क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जामिनेशन में कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है और उसकी जो कट ऑफ है ये कितनी जाएगी। अगर तो आपका पेपर आपको लग रहा है कि आपने पूरी स्टडी की है, आपको सब्जेक्ट मैटर का पता है और पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो वो डिफिकल्ट ही होगा, उसकी कट ऑफ उसी हिसाब से होगी। तो एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन आप कभी भी जो है जल्दी में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करो, आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जो आपको पता है वही आंसर करना है। अगर आप उससे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को आंसर करोगे तो वो आपके नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे। नाउ एट लास्ट अब हम बात करेंगे टाइमिंग की। तो यहाँ पे अगर हम टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे 3 आवर्स होते हैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, विच आर मोर देन इनफ। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ये इजी है तो आप इसे कर दो, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ऐसे नहीं बैठ जाना कि हाँ ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, छोड़ दो उसको, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब आप इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो विद इन टाइम आपका पेपर आराम से हो जाएगा, इवन जो 20 मिनट आपके बच भी जाएंगे। जब हम बात करेंगे कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पार्ट ए से करना है या फिर पार्ट सी से करना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आपको अपना सब्जेक्ट का पेपर पहले अटेम्प्ट करना है तो आप बी पार्ट से स्टार्ट करो, उसके बाद सी पार्ट अटेम्प्ट करो एंड एट लास्ट आप ए पार्ट पे मूव करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो ए पार्ट है इसमें आप काफी स्ट्रांग हो और आप आराम से कर लोगे तो फिर आप यहां से स्टार्ट करो। मींस ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। नाउ अगर हम पार्ट सी के क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत लार्ज क्वेश्चन होता है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपको पता होगी। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि जो रफ शीट है इसमें जो पेपर है इसको पिक्टोरियली ड्रॉ करना है, या फिर ऐसे जैसे ये आंसर है आप रीड कर रहे हो तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिप है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है, फिर ही आप जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से इवेल्युएट कर पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन है जब आप एंड तक पहुंचोगे तो आपको यहाँ पे भूल जाएगा कि स्टार्टिंग में इसने क्या पूछा है। तो जब आप इस तरीके से जो लार्ज क्वेश्चन है इसको जब आप रीड करोगे तो जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से इवेल्युएट और एनालाइज कर पाओगे और अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो जिन चीजों का मुझे लगता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वो सब कुछ मैंने कवर किया है इस टॉपिक में। सो इफ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड subscribe my channel Biology on Earth.